हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आप बहुत ही कॉमनली यूज टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टॉपिक है। और चाहे आप हायर क्लास में हो या लोअर क्लास में हो, आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होता ही है। इन्वायरमेंट, चाहे आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी इन्वायरमेंट के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो सबसे पहले तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ओरिजिन ऑफ द वर्ड। उसके बाद बहुत सारे हम डेफिनेशंस देखेंगे जो कि जोग्राफर्स के ज़रिए दिए हुए हैं, ठीक है। वो सारे डेफिनेशन देखने के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट देखेंगे, जैसे कि अबायोटिक होता है, बायोटिक होता है, ये सारे होते हैं। उसके बाद फिर नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सारे जो स्ट्रक्चर है इन्वायरमेंट के, इन सबको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो अपना टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सारे वर्ड्स को, क्या ये होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि हमारे आसपास दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, प्लेट्यू हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, ठीक है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, एयर हो, विंड हो, क्लाउड हो, ये सारी चीज़ें जो भी आपको अपने आसपास दिख रही हैं, वो है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट की अगर डिक्शनरी मीनिंग हम देखें तो वो होती है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि आपके आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर हम इस वर्ड की ओरिजिन की बात करें, तो ये जो वर्ड है इन्वायरमेंट, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इन्वायरनेर, ठीक है। इन्वायरनेर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनसर्कल या फिर सराउंड। तो आपको जितनी भी चीज़ें सराउंड की हुई हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आपको घेरे हुई हैं, वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही बेसिक था इसका मीनिंग, तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि हम बहुत सारे डेफिनेशंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं जिसको हम पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर हम इन्वायरमेंट को समझेंगे। देखो, सबसे पहला जो डेफिनेशन है इन्वायरमेंट का, वो कहता है द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब ये जो डेफिनेशन, ये बहुत ही सिंपल है। देखो, फिजिकल यानी कि जितनी भी आपको चीज़ें, जैसे कि माउंटेन है, रिवर्स है, प्लेन्स है, ठीक है, तो ये सारा हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। और उसके बाद बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, तो वो सारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है। और इसी में जहाँ पे हम रहते हैं, यही जो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जो कि हमारे आसपास है, जहाँ हम रहते हैं, इसको ही कहते हैं इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को अगर हम दूसरे डेफिनेशन से देखें तो वो क्या है, इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच ह्यूमन बींग्स लिव्स एंड ऑपरेट। मतलब कि जितनी भी चीज़ें सराउंड किए हुए इंसान को, ह्यूमंस को, और कुछ ऐसे कंडीशंस जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं और ऑपरेट करते हैं, मतलब अपने एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो ये सारा है इन्वायरमेंट। अब हम एक जोग्राफर थी, उनकी हम डेफिनेशन देखते हैं, जिनका नाम था एलन सी सैम्पल्स, ठीक है। इनका फुल फॉर्म है एलन चर्चिल सैम्पल। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है इन्वायरमेंट, The environment is the external conditions, resources, stimuli, etc. with which an organism interacts। मतलब कि जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, ठीक है, बाहरी जितनी भी कंडीशंस है, रिसोर्सेज है जो कि हम यूज़ करते हैं, तो वो सारा जितना भी रिसोर्सेज है, इसके साथ ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है, या फिर जितने भी एनिमल्स है वो सब भी इंटरेक्ट करते हैं, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, जो कि सीसी पार्क ने दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग द इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी कंडीशंस है उनका सम टोटल, ठीक है, उनको अगर सब हम जोड़ दें, ठीक है,
जो कि मैन को सराउंड किए हुए हैं एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास है उन सब का एक पर्टिकुलर स्पेस है जो कि जहाँ पे वो घेरे हुए हैं हमारे ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, लिविंग बींग्स को, ठीक है। और टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे घिरे हुए हैं। अब कोई सपोज करो कोई एक पेड़ है तो वो हमेशा से तो वहाँ था नहीं, अब उससे जब वो वहाँ पे नहीं था उससे पहले वहाँ पे कुछ और हुआ करता था या फिर वो जगह खाली थी, ठीक है। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जो जितने भी रिसोर्सेज है वो ह्यूमन बींग्स को या फिर एनिमल्स को घेरे हुए होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम पे। और इसी को पूरे जो कंडीशन इसको हम सम टोटल कर दें तो ये है हमारा इन्वायरमेंट। सो इनके अकॉर्डिंग क्या था, द इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है अकॉर्डिंग टू पी गिसबर्ग, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। सो ये सारे कुछ डेफिनेशंस थे जो कि हमने पढ़े इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला था हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट एक बना रखा है जिससे आपको समझने में बहुत ही ईजी होगा। देखो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। देखो नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा है सोशल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे देखो अबायोटिक इन्वायरमेंट और बायोटिक इन्वायरमेंट में मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। अबायोटिक में जैसे कि हमारा लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है, ये सारा जितना है हमारा अबायोटिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब इन सारे के अलावा जब हम बायोटिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको हम लेते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स, अब ह्यूमंस जो है वो भी एनिमल के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। उसके बाद जो प्लांट्स है उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट में डिवाइड करा है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि ज़मीन पे उगते हैं, ठीक है, जो कि लैंड पे उगते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं, ठीक। अब पानी में रहने वाले प्लांट्स जो हैं दोस्तों वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक लैंड एक्वेटिक प्लांट्स और दूसरा है मरीन एक्वेटिक प्लांट्स। लैंड एक्वेटिक यानी कि ऐसे जो कि किसी थोड़े से पानी, जैसे कि लेक है वो लैंड के ऊपर थोड़ा सा वाटर है, ठीक है। तो उस तरीके में जो जितने भी प्लांट्स होंगे उसको हम लोग क्या कैटेगरी में रखेंगे, लैंड एक्वेटिक प्लांट्स में। और मरीन एक्वेटिक्स मतलब जितने भी बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज़ होते हैं जैसे कि ओशंस के अंदर वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको हम लोग मरीन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर रखते हैं। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें दोस्तों तो वो है हमारा लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स। लैंड एनिमल्स मतलब कि जितने भी एलिफेंट्स है, लायंस है, टाइगर्स है, तो ये सारे लैंड एनिमल्स हैं, ठीक है। और वहीं अगर वाटर एनिमल्स की बात करें तो वो है फिश, उसके बाद टॉर्टोइज, उसके बाद क्रोकोडाइल, इस तरीके के जितने भी एनिमल्स हैं वो वाटर एनिमल्स हैं। अब वाटर एनिमल्स में भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, फ्रेश वाटर एनिमल्स और मरीन वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर यानी कि जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, इस तरीके के जितने भी वाटर बॉडीज़ है यहाँ पे रहने वाले जानवर, ठीक है। और मरीन वाटर मतलब जो कि ओशंस में रहते हैं, जैसे कि शार्क है, उसके बाद डॉल्फिन है, वेल्स है, इवन टर्टल जो है। तो ये सारे कुछ एनिमल्स हैं जो कि मरीन वाटर में रहते हैं। तो ये सारा कुछ स्ट्रक्चर था इन्वायरमेंट का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और उसके बाद अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट, देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, द इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द सोशल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी हमारा ये माउंटेन है, ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये प्लेन एरिया है, तो ये सारा हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है। और उसके बाद सोशल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमंस के द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक है, बैंक्स हैं, स्कूल्स है, ये सारा जितना भी इन्वायरमेंट है ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे आप देखो, द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर्स नेचुरली। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सारे लिविंग थिंग्स हैं, है ना। उसके बाद फिर अगर नॉन लिविंग की हम बात करें तो वो है माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं,
तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इन सब को मिला करके हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, सैंड्स, एनिमल्स comprises the natural environment and are naturally available. So it includes lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. अब बायोस्फीयर क्या है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर कंबाइन होते हैं वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और वहीं पे एनिमल्स और ह्यूमंस रहने के लायक हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर और ये भी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंडर ही आता है। अब देखो यहाँ पे आप इस इमेज से देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये है एटमॉस्फेयर, जितना भी एयर वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो मरीन वाटर हो या फिर फ्रेश वाटर हो, ओशंस हो, लेक्स हो, ग्लेशियर्स हो, ये सारे हमारे हाइड्रोस्फेयर के अंडर ही आते हैं। उसके बाद है हमारे पास लिथोस्फेयर, जो कि लैंड पार्ट है। ठीक है, जितने भी प्लेन्स हैं, उसके बाद जितने भी आप इस तरीके से जहाँ पे देख सकते हो सॉयल है, ये सारा हमारा लिथोस्फेयर है दोस्तों। ठीक है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं, एग्जिस्ट करें, वहीं पे हमारा लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो पाता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो यहाँ पे रह पाते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट की। So the social and human environment includes all the human activities that people do, like their jobs, their buildings and structure they live in and organization they belongs to। मतलब जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ह्यूमंस के ज़रिए जितने भी बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, उसके बाद जो भी वो जॉब करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर वो बनाते हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करते हैं, ये सारा हमारा सोशल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट है। It also covers how people interact with each other and their cultures. This shows how human both affect and are affected by the natural world। मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो एक तो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अफेक्ट कर भी रहे हैं और अफेक्ट हो भी रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखो, अफेक्ट कर रहे हैं मतलब जितने भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो बिल्डिंग्स बनाने से पहले वहाँ पे जितना भी इन्वायरमेंट था वो नेचुरल था। अगर सपोज करो एक फॉरेस्ट है तो उसको काट दिया जाएगा, वहाँ पे लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहे, जो भी स्ट्रक्चर वो डेवलप करना चाहे, वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये तो हुआ अफेक्ट करना इन्वायरमेंट को। अब इसके अपोजिट अगर हम अफेक्ट होने की बात करें तो सपोज़ करो अगर कोई पोलर एरिया है और वहाँ पे लोग अगर रहना चाहें तो वो पोलर एरिया के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, यानी कि वो अफेक्ट होंगे इन्वायरमेंट से। वो वहाँ पे जितने भी वुलन क्लॉथ्स हैं, जितने भी गर्म कपड़े, उनको पहन करके जाएंगे। उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो इन्वायरमेंट के ज़रिए ही अफेक्ट होंगी। अगर इसी तरीके से कोई हॉट डेजर्ट में रहना है तो वहाँ पे लोग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खुद को अडेप्ट करेंगे, इस तरीके के लाइफ स्टाइल को वो चुनेंगे जो कि उनको वहाँ पे रहने के लिए सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट भी होते हैं और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते भी हैं। तो यही था हमारा सोशल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल शेप एंड लिव इन देयर सराउंडिंग। मतलब किस तरीके से लोग अपने सराउंडिंग में रहते हैं और किस तरीके से वो शेप करते हैं, जितने भी इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं और उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से इन्वायरमेंट को, वो सारा हम पढ़ते हैं सोशल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट में। अब देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे कि हमने डिवाइड किया था अबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पे आप कुछ सारे इमेजेस में आप देख सकते हो। ये सारे ये जो है एग्जांपल्स है। ठीक है, देखो अबायोटिक में जैसे कि हमारा सनलाइट है, उसके बाद आइस होता है, रॉक्स होते हैं, टेम्परेचर, पीएच लेवल, सॉयल, विंड्स, वाटर और मिनरल्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है अबायोटिक इन्वायरमेंट में। और अबायोटिक यानी कि इनमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें बायोटिक इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पे देखो सारे में लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स, ये भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, एनिमल्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, मरीन प्लांट्स जितने भी हैं। उसके बाद फिशेस होती हैं, पैरासाइट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फंगी, तो ये सारे जो है लिविंग बींग्स हैं और बायोटिक इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। अब देखो अबायोटिक इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस एंड शेप द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द इन्वायरमेंट। मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स को किस तरीके से शेप करते हैं, उनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये सब क्या है?
अबायोटिक इन्वायरमेंट है और यहीं पे इन सब से मिल करके एक लिविंग बींग्स जो है वो यहाँ पे रहने के लायक बन पाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक काऊ है और ये एक फिश है, वेल है, जो भी है, तो ये यहाँ पे रह रही है। इनकी लाइफ जो है इन सारे अबायोटिक इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड होती हैं। अब जो ये काऊ है ये यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में अपनी लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और उसी तरीके से ये जो फिश है ये यहाँ पे लैंड एरिया पे यानी कि लिथोस्फीयर में नहीं रह पाएगी। तो इन सबको एक अलग कंडीशन चाहिए होता है, एक अलग किस्म का अबायोटिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है इनकी लाइफ को रहने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस एंड शेप द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम। अब हम इसमें सबसे पहले लिथोस्फीयर को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, देखो इस तरीके से हमने पढ़ा ना कि 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करें हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो अभी हम देखने वाले हैं इस लिथोस्फीयर को। ठीक है, सो लिथोस्फीयर क्या है दोस्तों? दिस इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ का जो आउटर लेयर है, ये जो पार्ट है ये है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स। ये किन चीज़ों से बना होता है? रॉक्स से, मिनरल्स से, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, एंड सॉइल। सॉइल यानी कि जहाँ पे आप रहते हो, जो कि अपर पार्ट है, वो हमारा क्या है, जो लैंड का जो सबसे अपर पार्ट होता है, जो कि ह्यूमस से भरा होता है, जो कि फर्टाइल होता है, वो है हमारा सॉइल। और क्या है? रॉक्स से और मिनरल से, इन सब से बना होता है लिथोस्फीयर। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मतलब जो ये लिथोस्फीयर है दोस्तों, इसी के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो सस्टेन हो पाती हैं। ये देखो आप, ये जो सबसे अपर लेयर है ना, ये है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, यानी कि जो ज़मीनी पार्ट है, ठीक है, लैंड पार्ट, और ये है ओशनिक लिथोस्फीयर, यानी कि जो समुद्र होता है, तो उसके नीचे भी, काफ़ी नीचे, अगर आप समुद्र के एकदम नीचे तल पे चले जाओगे, गहराई पे अगर चले जाओगे, वहाँ पर भी लिथोस्फीयर होता है, यानी कि जो सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं, सॉलिड लेयर जो होती है, जहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओशनिक लिथोस्फीयर। तो ये 2 टाइप्स के लिथोस्फीयर हैं, एक कॉन्टिनेंटल और दूसरा ओशनिक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा लिथोस्फीयर और ये है कोर। ठीक है, यानी कि जो अर्थ का सबसे लास्ट वाला, जो सबसे अंदर का जो पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोर। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है ये आपको मालूम होगा, मेंटल, और उसके ऊपर क्रस्ट। ठीक है, ये है हमारा क्रस्ट, और क्रस्ट वाला और अपर मेंटल से मिलकर के हमारा लिथोस्फीयर बनता है। उसके बाद है हमारा हाइड्रोस्फीयर। अब इसकी बात करते हैं। देखो, द वास्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। दिस वाटर इज़ प्रेजेंट एज लिक्विड आइस और स्नो एंड वाटर वेपर। मतलब कि जितने भी अर्थ पे जितने भी वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड हो, लिक्विड यानी कि ओशंस में जितने भी हैं, रिवर्स में जितने भी लेक्स में हैं, तो उसके बाद आइस हो, आइस यानी कि आप देख सकते हो इस तरीके से ग्लेशियर्स में जितने भी रहते हैं, ठीक है, स्नो फॉर्म में रहते हैं, तो ये सारे हमारे आइस और स्नो होते हैं। उसके बाद वाटर वेपर यानी कि जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाते हैं और यही वाटर वेपर जो है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज फाउंड ऑन अर्थ सरफेस सच एज ओशन, सी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये सारे जितने भी होते हैं इन सब में वाटर बॉडीज पाई जाती हैं अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, ऑन अर्थ इट कवर्स 70% ऑफ दी सरफेस। मतलब कि अर्थ के सरफेस में 70% जो है ये हाइड्रोस्फीयर से कवर होता है, यानी कि पानी से कवर है। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर जैसे कि आप देख सकते हो अर्थ के ऊपर, ठीक है, काफ़ी लंबे, काफ़ी वाइड रेंज तक ये जो एटमॉस्फेयर है ये फैला होता है। तो द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। इस तरीके से अर्थ के ऊपर बहुत सारे गैस होते हैं। ठीक है, गैस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है हमारा, उसके बाद नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और फिर अदर गैसेस जैसे कि ओजोन भी एक गैस है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे गैस की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑर्गेनिज्म
फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा ओजोन, तो वो क्या है, वो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि हार्मफुल होती है लिविंग बींग्स के लिए, अर्थ पे जो लाइफ सस्टेन हो रही है उसको डैमेज ना करे, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी गैस है, जितने भी गैस पार्टिकल जो कि अर्थ के ऊपर इस तरीके से एक ब्लैंकेट के तौर पे काम करती हैं, एक लेयर है बहुत ही वाइड इस तरीके से फैली हुई, तो इन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है वो भी कई पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, उसी तरीके से थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है, और इन सारे से मिलकर के हमारा ये एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर। अब ये खत्म हुआ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट में। मतलब अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सारा नॉन लिविंग था। ठीक है, अब जो ये हम पढ़ने वाले हैं ये है लिविंग थिंग्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक इकोसिस्टम में, वो सब हमारा बायोटिक इन्वायरमेंट है। इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उन सब में ये डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, बायोटिक इन्वायरमेंट को। विच कैन बी टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड बेस्ड भी हो सकते हैं, और एक्वाटिक यानी कि वाटर बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया लैंड बेस्ड में क्या होते हैं, जैसे प्लांट में ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे जितने भी ग्रासेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सारा हमारा टेरेस्ट्रियल है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स हैं जो कि लैंड पे रहते हैं वो सब हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। और उसके बाद अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इस तरीके से फिश हुए, क्रोकोडाइल हुए, तो उसके बाद टर्टल हुए, तो ये सब हमारा वाटर बेस्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स है। ठीक है, जैसे कि मरीन प्लांट्स है, ये भी क्या है, वाटर बेस्ड है। तो इस तरीके से जो बायोटिक इन्वायरमेंट है वो हम जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स है उसको टेरेस्ट्रियल और वाटर बेस्ड पे डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लांट्स को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था। ठीक है, तो पहला था टेरेस्ट्रियल और दूसरा क्या था, एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल में हम देखते हैं, देखो इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हो, ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि लैंड पे इस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और वाटर प्लांट्स मतलब कि एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी के अंदर जो है ग्रो होते हैं। ठीक है, वहीं पे रहते हैं और पानी में ही डूबे हुए होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। These includes trees, shrubs, grasses and other vegetation that grow on land। मतलब कि लैंड पे जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं वो सारा हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। जैसे कि ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं। ठीक है, श्रब्स भी छोटे छोटे ग्रास के ही टाइप के प्लांट्स होते हैं, और फिर जितने भी ट्रीज होते हैं वो सारा हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट फॉर एनिमल एंड हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं, और ये एनिमल्स के लिए जितने भी हैबिटेट है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने फूड को खुद से बनाते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सो दीज इंक्लूड्स एल्गी, सीवीड्स एंड सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग और इमर्जेंट प्लांट दैट ग्रो इन वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है एक्वेटिक प्लांट्स के। They play a critical role in oxygen production, nutrient cycling and providing habitat for aquatic organism। तो ये जो है, ये सारे प्लांट्स वो क्या है, वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और फिर न्यूट्रिएंट्स जितने भी साइक्लिंग होती हैं तो वो जितने भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, उसके बाद उससे फिर दूसरी स्पीशीज़ में जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये न्यूट्रिशन का जितने भी साइकिल है उसको भी ये इसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद हैबिटेट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए भी हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो दोस्तों, जो एक्वेटिक प्लांट्स थे उसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लैंड एक्वेटिक और उसके बाद मरीन एक्वेटिक। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। लैंड एक्वेटिक मतलब कि प्लांट्स दैट लिव इन वाटर बट आर रूटेड इन दी लैंड। मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर पे रहते हैं लेकिन उनकी जो रूट है वो कहीं ना कहीं लैंड पे टच होती हैं, ऑफन फाउंड अलॉन्ग दी एजेस ऑफ वाटर बॉडीज़। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक जितना भी प्लांट्स है लोटस का, ये है हमारा लैंड एक्वेटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल। ठीक है, और वहीं अगर हम मरीन एक्वेटिक प्लांट्स को देखें तो वो है प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट्स सच एज ओशंस एंड सी। तो यहाँ पे ये सारा कुछ जो एग्जाम्पल है ये है हमारा मरीन एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, ये आपको क्लियर है।
अब देखो हम एनिमल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स पहले हम इसको देखेंगे लैंड एनिमल्स और दूसरे हम वाटर एनिमल्स की बात करेंगे। तो लैंड एनिमल्स यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये सारे जितने भी ये लैंड एनिमल्स है, ठीक है। और उसके बाद वाटर एनिमल्स, इस तरीके से जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सारे वाटर एनिमल्स हैं। सो लैंड एनिमल्स में हमारे पास These includes mammals, birds, reptiles, insects and other organisms that live primarily on land। मतलब कि mammals जितने भी इस तरीके से mammals हैं, ह्यूमंस बीइंग भी है, और उसके बाद बर्ड्स जो है वो भी लैंड एनिमल्स का ही पार्ट है, ठीक है। लैंड एनिमल में ही उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद रेप्टाइल्स जितने भी रेंगने वाले जानवर है, जैसे कि स्नेक्स होते हैं, उसके बाद क्रोकोडाइल होते हैं, इस तरीके से जो भी रेंगते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं। उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म दैट लिव प्राइमरीली ऑन लैंड, और भी जितने भी एनिमल्स हैं जो कि लैंड पे रहते हैं वो सारा लैंड एनिमल्स हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन फूड चेन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल एंड अदर इकोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब जो पॉलिनेशन होती हैं, उसके बाद फूड चेन होता है, उसमें ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को वो जो है वो बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये सारे एनिमल्स जो अलग अलग स्पीशीज़ के होते हैं, इन सारे के रहने से क्या फ़ायदा है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। सो अब जो है वाटर एनिमल्स हम उसको देखते हैं। सो दीज इंक्लूड फिश, एम्फीबियंस, मरीन मैमल्स, क्रस्टेशियंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन फ्रेश वाटर और मरीन इन्वायरमेंट। मतलब कि जितने भी मरीन में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि टर्टल यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इमेज, और यहाँ पे जितने भी फिश हैं, तो ये सारे क्या है, ये सारे वाटर एनिमल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। So they are integral to aquatic food web and help maintain the health of aquatic ecosystem। अब इकोसिस्टम का जितना भी हेल्थ है, ठीक है, इकोसिस्टम साइकिल करने के लिए जितने भी स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे फूड के लिए एक दूसरे को खाते भी हैं, और ये जो है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और फूड वेब जो है उसको मेंटेन करते हैं ये सारे वाटर एनिमल्स, ठीक है। अब देखो वाटर एनिमल्स को हमने फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। तो ये दोनों क्या है, देखो एनिमल्स दैट लिव इन नॉन साल्टी वाटर एनिमल्स सच एज रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स लाइक फिश, स्नेल, क्रैब, फ्रॉग्स, रिवर डॉल्फिन एंड क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्रेश वाटर एनिमल्स के एग्जाम्पल है। जैसे कि फ़िश है, ये आपको पता है ये रिवर्स में भी रहती हैं, लेक्स में भी रहती है, ठीक है। उसके बाद स्नेल जो है वो आपने देखा होगा। उसके बाद क्रैब्स यानी कि जो केकड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी इमेज। उसके बाद रिवर डॉल्फिन्स भी होती हैं जो कि गंगा रिवर में भी कई सारी थी। और उसके बाद क्रोकोडाइल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर एनिमल्स के। अब मरीन वाटर एनिमल्स के एग्जाम्पल में जैसे हम देख सकते हैं जितने भी एनिमल्स हैं जो कि सॉल्ट वाटर पे रहते हैं, ठीक है। मरीन का जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, और वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो क्या है, मरीन वाटर एनिमल्स हैं। जैसे कि फ़िश जो कि ओशंस में रहती हैं, जैसे कि शार्क हैं, उसके बाद वेल्स हैं, ठीक है, और उसके बाद डॉल्फिन्स भी हैं। तो ये सारे जो है वो ओशन में रहने वाली फ़िश है, ठीक है। आप इस तरीके से और भी बहुत सारी फ़िश की स्पेशीज़ देखे होंगे यहाँ पे वाटर में जो रहती हैं, ओशन वाटर में। तो बहुत सारे वैरायटी जो है इनकी बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। उसके बाद ऑक्टोपस भी रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद जेली फिश भी आप देखे होंगे कई बारी, तो वो सारे रहते हैं। उसके बाद क्रैब्स, ठीक है, यहाँ पे आप स्टार फिश को भी देख सकते हो। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है मरीन वाटर एनिमल्स के। अब दोस्तों देखो स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स में हमने अबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स और एनर्जी कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। अब अबायोटिक में जितने भी थे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन सबको हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इन सब में वही चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट को क्या क्या चीज़ मिल करके इन्वायरमेंट बना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो उस तरीके से हमने डिवाइड किया था कि अबायोटिक और बायोटिक और फिर एनर्जी कंपोनेंट्स। तो बायोटिक और अबायोटिक जो है वो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये एनर्जी कंपोनेंट्स के बारे में हमको पढ़ना रह गया है। और देखो ये जो लिथोस्फेयर है इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो इसको अब हम दोबारा से रिवाइज नहीं करने वाले। यहाँ पे हम सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स और एनर्जी कंपोनेंट्स को देखेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स को इसलिए कि प्लांट्स को हमने डिवाइड किया था टेरेस्ट्रियल और लैंड पे, तो उस तरीके से हमने पढ़ा। अब हम प्लांट्स को पढ़ेंगे एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स को पढ़ेंगे एज अ कंज्यूमर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नया एक इंक्लूड है कंपोनेंट्स में, तो वहाँ पे हम डिकम्पोजर को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी कंपोनेंट्स और सोलर एनर्जी कंपोनेंट्स में हम लोग सोलर एनर्जी और फिर जियोथर्मल एनर्जी को पढ़ेंगे।
देखो प्लांट्स को अगर हम प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो द प्लांट्स यूज सनलाइट एंड एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड्स बाय देयर ओन। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना सनलाइट को यूज़ कर करके अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो खुद इस तरीके से बनाते हैं और ग्रो होते हैं। ठीक, तो ये जो है ये प्रोड्यूसर के कैटेगरी होते हैं। सो दीज इंक्लूड्स ऑल दी ऑटोट्रॉप्स, एग्जाम्पल प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, खुद से फूड अपना तैयार करते हैं, वो सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं और उसके बाद ग्रीन अल्गी होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स की अगर हम बात करें एज अ कंज्यूमर, तो दीज इंक्लूड्स ऑल दी हेटरोट्रॉप्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड, एग्जाम्पल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब देखो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अगर ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स को खा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे चिकन को खा रहे हैं, उसके बाद कुछ मीट्स को खा रहे हैं, तो वो सारे जो है वो सारे एनिमल्स वो कहीं ना कहीं फूड के लिए, अपने फूड के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो उस तरीके से ह्यूमन इनडायरेक्टली तो प्लांट्स पे अपना वो डिपेंड होता है। अगर वो एनिमल्स को प्लांट्स नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो जो है वो जो है रह नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से ह्यूमन को भी अफेक्ट होगा, उसको भी फूड जो है वो खोजने में परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं वो सारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है ऑटोट्रॉप्स पे वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और जो डिपेंड होते हैं उन सारे कैटेगरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स, मतलब कि जो अपना खाना के लिए ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसको हम डिकम्पोजर यहाँ पे डिनोट करेंगे। सो दीज इंक्लूड्स सैप्रोफाइट्स विच एक्ट ऑन डेड मैटर एंड डिकम्पोज एंड डीके देम फॉर देयर न्यूट्रिशन। मतलब कि जितने भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स यानी कि जो कि डेड मटेरियल पे, डेड एनिमल पे जो एक्ट करते हैं और वहाँ से अपना फूड जो है वो गेन करते हैं। जैसे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं? ये सारे, अगर सपोज कि एक कैट जो है वो डेड हो गई है, ठीक है, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी पैरासाइट्स हैं, वो इसकी बॉडी को डिकम्पोज करने लगते हैं टाइम टू टाइम, और इस तरीके से अपना फूड जो है वो गेन करते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो फंगी होते हैं, जितने भी फंगी होते हैं वो सारे भी इसमें इंक्लूड होते हैं डिकम्पोजर में। अब देखो लास्ट जो हमारा था दोस्तों वो था एनर्जी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एनर्जी कंपोनेंट्स में हम पहला देखेंगे सोलर एनर्जी और दूसरा है जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो सोलर एनर्जी के लिए मैंने ये जो इमेज है इसको चूज़ किया है। इसका मतलब डायरेक्ट आप देख सकते हो, जो सोलर से, जो सन से जो एनर्जी आ रही है वो सारा हमारा क्या है? सोलर एनर्जी। जो सन की जो एनर्जी होती है वो इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा करी जा रही है सोलर पैनल के ज़रिए। तो ये सारा हमारा जितना भी एनर्जी है ये क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ हीट एंड रेडिएंट लाइट फ्रॉम द सन। मतलब जितने भी हीट और रेडिएंट लाइट होती है जो कि सन से आ रही हैं वो सारा सोलर एनर्जी है। द हीट एंड लाइट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। आप इसको इस तरीके से ही बोल सकते हो, जो कि सन से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि अर्थ पे आती हैं और उसको यूज़ करते हैं ह्यूमंस और फिर एनिमल्स, और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं उसको ग्रो करने में ये सारा एनर्जी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो वो हमारा क्या है? सोलर एनर्जी। अब हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के अंदर जितनी भी हीट है, जो कि कोर मैंने आपको शुरू में बताया था, अर्थ का जो सबसे इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, और उसी को अगर हम एनर्जी फॉर्म में अगर बाहर लेकर के आएंगे तो वो है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं? ये सारे जो अर्थ के अंदर जितना भी हीट है उसको बाहर लेकर के आते हैं और उसको फिर यूज़ किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। So it's a type of renewable energy taken from the core of earth, the energy which is trapped or found deep in the center of the earth। मतलब कि जो अर्थ के सेंटर में जितने भी एनर्जी ट्रैप्ड हैं या फिर पाए जाते हैं वो सारे एनर्जी क्या है? हमारा जियोथर्मल एनर्जी। और ये भी बहुत ही यूज़फुल होता है ह्यूमन इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जो कि यहाँ से निकाले जाते हैं बड़े बड़े प्लांट्स लगा करके इस तरीके से। तो ये है हमारा एनर्जी कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हमने सारा जितना भी टॉपिक था उसको अच्छे से कवर किया है दोस्तों, आपको समझ आया होगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं समझ आया या फिर कुछ पूछना है तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए अब जो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम है, यानी कि इकोसिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है, अभी तक हम लोगों ने इतना सारा कुछ पढ़ा, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके देखेंगे कि इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और अगर ये वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों अभी तक, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से वीडियो आते रहेंगे और आप सपोर्ट करते रहो। तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।